मेरा मानना है कि सोल्जर सोल्जर होता है, चाहे वो जवान हो, जेसी हो, ऑफिसर हो। उसका बेसिक जिम्मेदारी देश की रक्षा करना है, अपनी ट्रेनिंग करना और जब समय आए तो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना है। लिहाजा जो मैरिड ऑफिसर है, उनकी फैमिली जो है, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। पहली चीज, आपका पर्सनल नौकर नहीं है। नंबर दो, मेरा मानना है कि सोल्जर सोल्जर होता है, चाहे वो जवान हो, जेसी हो, ऑफिसर हो। उसका बेसिक जिम्मेदारी देश की रक्षा करना है, अपनी ट्रेनिंग करना और जब समय आए तो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना है। लिहाजा जो मैरिड ऑफिसर है, उनकी फैमिली जो है, उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। पहली चीज, आपका पर्सनल नौकर नहीं है। नंबर दो, जिस बंदे को कभी राइफल की एबीसीडी पता नहीं, वो शुरू से लास्ट तक वहीं रह रहा है, और ये बोलते हैं कि लड़ाई में, ऐसा कोई भी बड़ी लड़ाई में क्या घंटा जाएगा। हमारी 2002 के अंदर मेरी रेजिमेंट ओपी पराक्रम में गई थी। वहां हमने माइन फील्ड को रिकवर करना था, ओरिजिनल माइन फील्ड को रिकवर करना था। जब हमारी रेजिमेंट में, क्योंकि लड़ाई थी, बोला अंडी फंडी जितने भी है बुला लो। हुआ क्या था, जो अंडी फंडी को जब वो ब्रीचिंग का काम आता था, माइनफील्ड को करना था, पेशाब कर देते थे पेंट में। साहब हमें तो एडम में रख लो, हमने जिंदगी भर में किया ही नहीं, क्योंकि वो लाइफ माइन था, पैर रखा गया तो रहने के लिए है, या आपके किचन में काम करने के लिए नहीं, आपके किचन गार्डन में काम करने के लिए नहीं, आपके डॉग को घुमाने के लिए नहीं। ये उनको समझना पड़ेगा। तो आप किसी की ब्रांडिंग कर देते हैं, सालों साल रखते हैं, मिस यूज करते हैं। और जैसा कि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट बताया कि कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर आज तक की सहायक और राइजिंग है, उनके सेंटर क्या कर रहे हैं, उस यूनिट का सीओ क्या कर रहा है, उस यूनिट का ब्रिगेड कमांडर या डिव कमांडर क्या कर रहे हैं। आप इतने ज्यादा सर्विस में तो रह के आपने सुविधाएं दी, आप रिटायरमेंट के बाद भी आपके अंदर इतना मॉरल नहीं है कि आप उसको विड्रॉ कर सके। लिहाजा इन सारी चीजों पे लगाम लगनी चाहिए और इसका कॉग्निजेंस। ये बात आज हमारा अधिकारी समझ रहा है, धीरे धीरे हमारे देश की जनता समझेगी। हालांकि एक बड़े अधिकारी का और इंटरव्यू देखा था, वो अलग ही दायरा बता रहा था, क्योंकि वो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, जैसे राजनाथ जी हैं, या पहले जो भी रहे हैं, या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, उन तक वो लेवल ही सहायक को किस किस रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, उसके चार्टर ऑफ ड्यूटीज दी हुई है। लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प या जिस तरीके से उसका एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही बरखिलाफ है। ये हिंदुस्तान की आर्मी के लिए ठीक नहीं है और पूरे पूरे सहायक जो एक सोल्जर है उसके लिए ठीक नहीं। क्योंकि देखिए, ऑफिसर्स को ऑथराइज है सहायक, और इसको एक्सटेंड। सबसे पहले ये छोटी सी क्लिप आपने सुनी, जिसमें ये ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि सहायक को डोमेस्टिक काम में यूज लेना ठीक नहीं है, सेना के लिए भी प्लस उस इंडिविजुअल के लिए भी, और ये सरासर गलत है। आज ये जो सहायक की बहस छिड़ी हुई है, इसमें अधिकारी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे कुछ साथी, जो कल मेरे को बोल रहा था कि हमारे एक को बोलो तो चार तैयार होते हैं, यानी हम इस लड़ाई को इतने ऊपर तक पहुंचा चुके हैं कि आज सेना के बड़े अधिकारी इसको विचार कर रहे हैं बंद करने की कगार पर। लेकिन वही है कि हम जिनके लिए लड़ रहे हैं वही गुलामी पसंद करें तो फिर मुश्किल है। मैं आपको इनका और आगे सुनाता हूं। इसलिए ऑथराइज किया कि डब्ल्यूई में और पीस टाइम एस्टैब्लिशमेंट सहायक का ऑथराइजेशन हुआ। लेकिन अब इसका मिसयूज हुआ कि मैरिड ऑफिसर ने उसको किचन में इस्तेमाल शुरू कर दिया, मैरिड ऑफिसर ने उसको डॉग घुमाने के लिए इस्तेमाल कर दिया, मैरिड ऑफिसर ने उनको किचन गार्डन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें मिसयूज ऑफ पावर है। जब मिसयूज ऑफ पावर होता है तो लोगों में रिसेंटमेंट होता है। लिहाजा इसको रोकने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि जिस ऑफिसर का सहायक है, ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी। ये क्लिप भी आपने ब्रिगेडियर साहब की सुन ली होगी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि डब्ल्यूई और पीस स्टेशन, डब्ल्यूई का मतलब है वार स्टेबिलिटी, यानी जब लड़ाई के दौरान बड्डी या सहायक का क्या काम होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो डब्ल्यूई में लिखा हुआ है, जब साहब अगर रेडियो सेट पर बात करते हैं तो उसका हथियार कैरी करता है उसका साथ बड्डी, या किसी और सूचना आदान प्रदान का काम करता है बड्डी। लेकिन वो वास्तव में, अगर हम वार की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जो आरआर वगैरह काटी है, वह बड्डी एक बॉडीगार्ड अलग से साहब को दिया जाता है जो उसके साथ चलता है, लेकिन ये उनको मिक्स कर दिया बड्डी और सहायक को।
यहाँ बॉडीगार्ड होता है जो उसका रेडियो सेट या उसके हथियार के लिए चलता है, वो अलग है, उसको चाहे बॉडीगार्ड समझो या बड्डी समझो। दूसरा आरआर में वहां साहब का एक पर्सनल सहायक होता है जो सिर्फ और सिर्फ साहब का खाना, गर्म पानी, कच्छे तक धोने के लिए काम करता है। जो कभी भी, मैं खुद 2 साल कंटिन्यू COQRT में चला हूं आईडी मास्टर के तौर पर, और मैंने उस बड्डी को कभी भी किसी ऑपरेशन में साहब के साथ जाते हुए नहीं देखा। 2 साहब के अलग से बॉडीगार्ड थे जो जाते थे, या कभी उसका हथियार कैरी करना या जो भी काम होता था वो लोग करते थे। तो यहाँ हमारी सिविल पॉपुलेशन को और इन अधिकारियों को ये चीजें समझनी होगी। और तीसरा वो बड्डी कौन था जो साहब वहां आरआर में, लेह लद्दाख में, ग्लेशियर में लड़ाई में है, लेकिन वो मैडमों की सेवा कर रहा है डोमेस्टिक वर्क में, घरेलू काम में। जैसा कि साहब ने कहा कि बड्डी की डेफिनेशन और जो बड्डी का सबसे बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं मैरिड ऑफिसर, जो वहां जाकर किचन में काम करवा रहे हैं, गार्डन में काम करवा रहे हैं, अपने कपड़े तक धुलवा रहे हैं, यानी उन पर सारा का सारा हुक्म मैडम चला रही हैं। और साहब का आगे आपको सुनाऊंगा जो साहब ने खुद कहा है कि एक नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वो गलत है। ये बात आज हमारा अधिकारी समझ रहा है, धीरे धीरे हमारे देश की जनता समझेगी। हालांकि एक बड़े अधिकारी का और इंटरव्यू देखा था, वो अलग ही दायरा बता रहा था, क्योंकि वो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं जैसे राजनाथ जी हैं, या पहले जो भी रहे हैं, या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, उन तक वो लेवल ही पहुंचाया जाता है कि वास्तव में बड्डी बहुत एक जरूरी है। बड्डी नहीं होगा तो लड़ाई में साहब का तालमेल खत्म हो जाएगा। लेकिन बड्डी और बॉडीगार्ड में यहाँ देश की जनता को ये अंतर समझना होगा, और ये आज अधिकारी भी चाह रहा है। WE का ये सिस्टम हो गया। पीस स्टेशन के लिए उन्होंने कहा कि पीस स्टेशन के लिए सूचना आदान प्रदान करना या उसकी वर्दी तैयार करने के लिए कोई जमाने में रखा गया था। और वो कह रहे हैं खुद, आगे आप वीडियो में देखेंगे कि भाई इसके लिए अगर पीस स्टेशन में गवर्नमेंट पहले सर्वेंट अलाउंस देती थी, आज मुझे पता नहीं है, हालांकि बहुत से साथी बोलते हैं इनका आ रहा है या इनका बंद कर दिया गया, तो ये कह रहे हैं कि सर्वेंट अलाउंस मिले तो वहां एक सर्वेंट रखकर वो छोटे मोटे काम कराए जा सकते हैं और उस जवान की वर्दी की गरिमा को बचाया जा सकता है। और ये चीज मैं फिर कह रहा हूं, ये खुद अफसर भी कह रहे हैं और बहुत से अफसर। यहां मैं एक चीज और कहूंगा कि ये ब्रिगेडियर सरंदू साहब कहीं और इंटरव्यू किसी चैनल को दे रहे थे, वहां से मैंने लिया है। अगर कोई भी अधिकारी कभी भी खुलेआम चैलेंज में, इसमें चैनल में या कहीं भी डिबेट करना चाहता है इन चीजों पर, तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। कभी भी कॉल करके, चाहे कोई अधिकारी हो या किसी भी जवान को लगता है कुछ चीज कहना है तो डिबेट में आए, लेकिन उनकी भाषा ठीक होनी चाहिए। वो चमचे की तरह नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, वो चमचे कह रहे हैं कि हमारे तो एक नहीं 4 तैयार हो जाते हैं, और पूरी आर्मी में आप एक को बोलो तो 6 तैयार हैं। हमारे समय में हमने ड्यूटी की तब भी ऐसा कहीं सिस्टम नहीं था कि एक को बोलो और 4 जाए, मजबूरी में लोग जाते हैं। मैं मानता हूं कि पूरी बटालियन में 1 या 2 ऐसे चमचे हो सकते हैं जो भर्ती हो गए, क्योंकि वर्दी शेर बनाती है, लेकिन वो शेर भर्ती तो हो गए, लेकिन दिल इतना कमजोर होता है कि ड्यूटी गार्ड ये दी नहीं जाती। तो हो सकता है 1 या 2 पूरी बटालियन में मिल सकता है, लेकिन ये तो बोलता है कि एक तरफ तो कहता है कि हमारी बटालियन ने पता नहीं बहुत बड़ा काम किया है, और एक तरफ कहता है मेरी बटालियन में 1 को कहते हैं तो 6 लोग आते हैं। जो बंदा मजबूरी में कर रहा है, बहुत से बंदे मुझे पता है, ये साहब को मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे भी मेरे पास बहुत से केस आए हुए हैं जिसमें मना करने पर ये साहब खुद कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही हालत रही तो लोग मना करेंगे, और कर रहे हैं। लेकिन साहब मना करते हैं, उनको आपके अधिकारी ऑर्डर डिसोबे आर्मी एक्ट 63 लगाकर और उनको पनिशमेंट दी जा रही है। किसी को आरआई दी जा रही है, किसी को पे फाइन दिया जा रहा है। जवान है तो आरआई, नायक हवलदार है तो पे फाइन। मेरा एक वीडियो डला हुआ है, एक मैडम इसमें MP के अंदर, जहां एक हवलदार ने वहां मैडम के वहां उसके काम से परेशान होकर वहां अपने आप को खत्म कर दिया था। और उस खत्म होने के बाद में भी एक हवलदार जो JCO कैडर करके आ रखा था, JCO बनने वाला था, उसको बोला कि मैडम हवलदारी मांग रही है। वो बंदे ने मेरे को बोला सर मेरे को बचा लो। मैं वहां गया तो एक तो पहले ही जा चुका है, मैं चला जाऊंगा। फिर मैंने उनके SM को और CO को फोन किया, एक वीडियो भी डाला हुआ है इसी चैनल में, ठीक है। और उसे SM साहब को मैं बोला कि एक तो तुम्हारा बंदा खत्म हो गया, फिर उसको भेज रहे हो। CO को बताया, फिर उसको बंदे को रोका गया और वहां दूसरा बंदा भेजा गया जो काम कर सके।
मैं फिर कह रहा हूं, ये वॉलेंटियर है या कोई भी हो, वर्दी पे जो दाग है ये मिटना चाहिए। हमें अफसर की किसी भी वेलफेयर से हमें कोई मतलब नहीं है। आप सिविल सहायक भर्ती कराओ, एयरफोर्स भी चल रही है, नेवी भी चल रही है, वहां नॉन कम्बाट भर्ती हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नॉन कम्बाट भर्ती होकर काम चलेगा कैसे? आगे एक और स्पीच है साहब की जिसमें खुद कह रहे हैं कि ये वास्तव में हकीकत है कि जैसे जैसे बड़ा लेवल होता जाता है वैसे शौक बढ़ जाता है कि भाई एक के पास 10 हो, 15 हो, 20 हो, एक एक प्लाटून उनके गार्डन और उसमें काम कर रही है। बाकी जरूरत तो ये है, हाँ हमने कहा है कि जो उनकी जो सिक्योरिटी के लिए उनकी जो गार्ड होती है, भाई क्वार्टर गार्ड है या उनकी सुरक्षा गार्ड है, उसमें किसी को एतराज नहीं है, हमारा अधिकारी है, हम उसकी सुरक्षा करेंगे हर एंगल से। लेकिन ये नहीं कि सुरक्षा के नाम पर तो अलग लोग खड़े हैं। आप कहीं भी देखोगे बड़े अधिकारी जो भी हमारे जनरल रैंक के हैं, आर्मी कमांडर हैं, सबके पास आपको गार्ड अलग ही मिलेगी। झंडे की गार्ड अलग होती है, वैसे जो पोस्ट होती है उसके लिए गार्ड अलग होती है, लेकिन उसके अलावा जो प्लाटून की प्लाटून लगा दी जाती है गार्डन के काम करने के लिए, बंगले की साफ सफाई के लिए, डेकोरेशन कोई भी पार्टी होगी, वेटरगिरी के लिए जाओ मुक्ति ड्रेस में, ये बंद होना चाहिए। आपकी इतनी पेमेंट है, इतनी सैलरी है, आप सिविल वेटर हायर करो, उसके एडम के लिए आपको लगता है कि कुछ दिक्कत आएगी तो 2 एडम एनसीओ के लिए नाम डिटेल करो बंदे। लेकिन यहाँ सहायक, बड्डी, एडम एनसीओ तक बना दिए गए, लेकिन काम वो एडम एनसीओ भी डस्टिंग कर रहा है, गार्डन में घास काट रहा है, यहाँ तक कि जेसीओ साहब बनने के बाद में भी वो वहां से गया नहीं है। जिस बंदे को कभी राइफल की ABCD पता नहीं, वो शुरू से लास्ट तक वहीं रह रहा है, और ये बोलते हैं कि लड़ाई में, ऐसा कोई भी बड़ी लड़ाई में क्या घंटा जाएगा? हमारी 2002 के अंदर मेरी रेजिमेंट OP पराक्रम में गई थी, वहां हमने माइन फील्ड को रिकवर करना था, ओरिजिनल माइन फील्ड को रिकवर करना था। जब हमारी रेजिमेंट में, क्योंकि लड़ाई थी, बोला अंडी फंडी जितने भी है बुला लो। हुआ क्या था, जो अंडी फंडी को जब वो ब्रीचिंग का काम आता था, माइन फील्ड को करना था, पेशाब कर देते थे पेंट में। साहब हमें तो एडम में रख लो, हमने जिंदगी भर में किया ही नहीं, क्योंकि वो लाइफ माइन था, पैर रखा गया तो उड़ेगा। तो ये लड़ाई में कुछ नहीं कर सकते, ये अब वर्दी तो पहन रखे हैं, लेकिन इनको कायर और कमजोर एक हिजड़ा बना दिया जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मजबूरी में काम करा हुआ बंदा तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह वापिस आ जाएगा। कुछ दिन करेगा, मजबूरी के नाम पर कर लिया, लेकिन वो चाहे सजा खाए कुछ भी खाए वापिस आ जाएगा। लेकिन जो शुरू से लास्ट तक इस तरह के चमचे बैठे हैं ना वॉलेंटियर, वो सैनिक कहलाने के लायक नहीं, और वो लड़ाई में कहीं भी काम नहीं आएंगे। तो आगे थोड़ा इनका इंटरव्यू और देखें। और मैं फिर कहना चाहता हूं हमारे साथियों से कि आपको लगता है कि रविंद्र फौजी गलत है, ये चीजें उजागर नहीं होनी चाहिए, तो आप कमेंट्स कर दें। अगर आप कह रहे हो कि रविंद्र फौजी सही रास्ते पर है, तो हम चाहते हैं कि इस चीज को, बड़ी लड़ाई में ये मौका है, सरकार के सामने अवगत कराया जाए और ये सिस्टम बंद होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं। अब कोशिश में वो फिर आरामजादा क्या कहते हैं, तुम तो व्यू के लिए हर वीडियो में पैसे की बात करते हो, अकेले लड़ो, लड़ना है तो अकेले मैं एक साधारण सिपाही हूं, रविंद्र फौजी टाटा बिरला नहीं है। आपका साथ और सहयोग रहेगा तो इन चीजों को, चाहे कोर्ट्स में लड़ना हो, धरने के माध्यम से लड़ना हो, या किसी भी तरह हाईलाइट करना है, तो मैं कर सकता हूं। अगर आप कहो कि अकेले लड़ना है, तो मैं फिर मेरी जैसे लड़ाई लड़ रहा हूं लड़ूं, टांग मत खींचो। और जिसको साथ देना है, यही नंबर मेरा 8290354513, ये फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और यही नंबर मेरा कॉलिंग व्हाट्सएप है, और ये मेरा बार कोड। आपका साथ और सहयोग मिलेगा तो मैं वादा करता हूं ये चीजें या तो बंद होंगी, या इनके लिए कोई बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो रविंद्र फौजी देगा। लेकिन वही बात है भगत सिंह की तरह कि भाई तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, लेकिन अब तुम ये कहो कि तुम अकेले ही सब कुछ करो, तो रविंद्र फौजी की बस की बात नहीं। बाकी साहब का वीडियो देखें। और फिर कह रहा हूं, उन चमचों को जिनसे ड्यूटी नहीं होती, जिनसे और कुछ नहीं होती, तो बहुत सारी ऐसी ड्यूटियां हैं, वो करो। ऐसी भी ड्यूटियां हैं, एडम स्टेशन में आप लंगर में काम कर लो, आप और जो नॉर्मल डंडे की ड्यूटियां कर लो। लेकिन ये नहीं है, साहब का एक ये भी है कि नहीं उनको छोड़ना चाहिए फलाना, कोई नहीं छोड़ जाता है। बोलता है कि भाई 2 घंटे के लिए वर्दी तैयार करने के लिए जाओ, वापिस आओ, कहीं नहीं छोड़ते साहब उस आदमी को। एक्सरसाइज के दौरान भी हम जब वहां पसीने बहा के आते थे, तो सहायक स्पीड ब्रेकर बनाकर आराम से लौटा हुआ मिलता था। ना कभी नाइट ड्यूटी लगती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब 2002 की हमने लोग देखी थी ना लड़ाई, लात कांप जाती थी इनकी। अगर अभी भी देश को नहीं समझ में आए तो ठीक है, मैं मेरा वर्क कर रहा हूं, मेरे को करने दो। जिसको शौक है करने का वो करता रहे, लेकिन हम उनके लिए लड़ रहे हैं
जो मजबूरी में बेचारे फंस रहे हैं, फिर या तो वो मजबूरी में दुनिया छोड़ रहे हैं, वॉलेंटियर 15 साल के बाद कब फौज से बाहर जाएं ये सपने ले रहे हैं। फौज, पैरामिलिट्री फोर्स, सब में यही है। वो बंदा कह रहा था पुलिस में चल रहा है वहां बंद करो, तो हमारे हिसाब से तो पुलिस में बहुत पहले ये चीजें बंद होगी, ओपन में नहीं है। फिर भी अगर कहीं कहीं हो रहा है तो उसके लिए वो पुलिस वाले लड़े, या पुलिस वाले हमारे को बताएं, हमारे से बहुत से जुड़े हुए हैं, हम उनकी भी आवाज उठाएंगे। नेताओं से लड़ो, फलानों से, जिससे भी लड़ना होगा गलत काम के लिए लड़ेंगे। कहीं ये नहीं है कि हम पहले, लेकिन हमें चाहिए हमारा पहले हमारा घर साफ हो। बाकी आप वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इन सारी चीजों पे लगाम लगनी चाहिए और इसका कॉग्निजेंस पूरे स्टेशन में, बटालियन में, ब्रिगेड में, डिव में, कोर में लेना चाहिए। और सारे ऐसे सहायक जो रिटायर्ड ऑफिसर के पास है उनको तुरंत वापस सेंटर में बुलाना चाहिए। नॉन एसेंशियल ड्यूटीज करें, उस पे कर्व लगाने की जरूरत है। और ये कब इररिस्पेक्टिव ऑफ लगे, आर्मी कमांडर डाउन बिलो जितने सारे लोगों के पास एक्सेस मैन पावर है उसको निकालें। क्योंकि हर एक, जैसा कि आप उस वीडियो में भी बोला जा रहा था कि ऑफिसर के यहाँ कोई गार्डनिंग में 15-15 लोग लगे, कोई टेंट 10 लगा रहे हैं, कोई इस तरीके की जो नॉन